हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई निधि वेलकम्स यू टू निधि की पाठशाला। और जैसे कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो चैप्टर था हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसके अंदर मैंने पार्ट 1 में आपको बताया क्लास 9 स्टूडेंट्स की डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइन, सो आज हम पार्ट 2 में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या इसेंशियल यूज़ है, किस तरह से बहुत सारे जो कंट्रीज थी जो बेसिकली अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं बट एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक होती नहीं है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ ये ऑडियो सुनेंगे मेरी, एंड जस्ट कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट। वी हैव स्टार्टेड विद अब हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। सो नेचुरली बेसिकली अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी कि डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइन, सो दिस रेजेस मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस भी ये रेज करते हैं कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइन, वो ऐसे कौन लोग हैं, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, कौन ऐसे लोग होते हैं जो रूलर्स बनने लायक होते हैं। फाइन, सो इसीलिए हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये पढ़ेंगे कि क्या बेसिकली डेमोक्रेसी होती है, किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस होती हैं। सो लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सो आज की क्लास में मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, एलैबोरेट सम एग्जांपल्स, एंड इससे आप लोगों को कंसेप्ट और ईजी हो जाएगा। फाइन, सो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो आज हम पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात करेंगे कि उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया था अगर हम देखें 1999 में, अक्टूबर 1999 का टाइम था, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बताया था कंट्री का। सो लेट्स स्टार्ट। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अगर हम बात करते हैं 1999 की, 1999 की, तो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उस टाइम पे आर्मी चीफ, और उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप करी और उन्होंने वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि सी आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। फाइन, लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में उन्होंने ये अपना जो डेजिग्नेशन था चीफ एग्जीक्यूटिव का, इसको चेंज करके बोल दिया कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। फाइन, एंड इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री। उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम रखा कंट्री के अंदर दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड उन्हें मिला। पाकिस्तानी मीडिया, जितने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन सब ने इस रेफरेंडम को बहुत फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि ये तो एक मैल प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ अ थिंग है, ये एक फ्रॉड है। सो अगेन इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने क्या किया, फिर 2002 में फिर से वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए जिसके अंदर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। उसमें ये बोला गया, उस ऑर्डर के हिसाब से ये था, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। इसमें बताया गया कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर्स आ जाएंगी। प्रेसिडेंट जब चाहे नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। जो वर्क था सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज करेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको लीड करेंगे मिलिट्री ऑफिसर्स। तो ये एक तरह से आर्मी रूल ही था। फाइन, अगर हम देखें तो वहां पे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो रूलर्स थे, उनको तो कॉमन मैन ही इलेक्ट करता था, डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस होते थे, बट जो रियल पावर्स थी वो तो आर्मी ऑफिसर्स के पास थी, मिलिट्री के पास थी। तो कितना जस्टिफाइड था इसे कहना कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। जब ये लॉ पास हो गया तो इलेक्शंस भी हुए नेशनल और स्टेट असेंबली में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके पास कुछ पावर्स थी, बट जो फाइनल पावर्स थी वो किनके हाथ में थी, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ, उनके पास ही बेसिकली ये सारी पावर्स थी। So clearly there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf not be called a democracy. हम अगर देखें तो ऐसा क्यों हम नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंतर्गत था उसको हम नहीं कह सकते डेमोक्रेसी, बिकॉज वहाँ पे पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वहाँ पे जो आम आदमी है, जो कॉमन आदमी है, जो वहाँ की आवाम है, उन्होंने चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, बट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे दे वर नॉट रियली द रूलर्स, बट जिनको उन्होंने इलेक्ट किया था दे वर नॉट
रियली द रूलर्स, दे कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी फाइनल डिसीजंस लेने की, जो पावर थी टू टेक फाइनल डिसीजंस वो अल्टीमेटली रेस्ट करती थी विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ कोर्स, एंड नन ऑफ देम वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी, ना मिलिट्री ऑफिसर्स, ना आर्मी ऑफिसर्स, ना जनरल परवेज मुशर्रफ, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्ट कॉमन मैन ने नहीं करी थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी थी, रादर मेरे हिसाब से तो ये एक डिक्टेटरशिप थी। फाइन, सो दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्की। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनके पास एक फॉर्मली, हमें एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, तो एक फॉर्मेलिटी थी, एक फॉर्मली उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाया, गवर्नमेंट बनाई, बट जो रियल पावर थी वो बेसिकली उनके हाथ में नहीं थी। फाइन, इसलिए अगर हम देखें तो ये हमें पहला फीचर डेमोक्रेसी का ये समझाता है कि इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उनके पास होनी चाहिए जो कॉमन मैन है, जिन्होंने इलेक्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव्स को, और अगर ऐसा होता है तो ही रियलिटी में डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं बोलूं फर्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन है, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट, हमेशा होनी चाहिए विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइन, तो उनके हिसाब से जो कॉमन पीपल हैं, अवाम है, उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फाइन, फ्री एंड फेयर, अगर हम बात करते हैं इलेक्शंस की, अगर हम बात करें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, इलेक्टोरल कंपटीशन की, तो ये बहुत फ्री और फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। फाइन, नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है उसको। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और अगर हम बात करें इन्हीं नेशनल पीपल कांग्रेस की, तो इसके पास पावर होती है टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। इसके अंतर्गत अगर हम देखें बेसिकली इस पार्लियामेंट के अंतर्गत 3000 लोग होते हैं जो ओवरऑल चाइना से इलेक्ट किए गए होते हैं। सो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें आर्मी इलेक्ट करती है, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, बट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस द कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। पर अगर हम देखें तो जब भी इन्हें इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए जाना है तो कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, और जो ये मेंबर्स होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉर एग्जांपल ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी मेंबर्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज और जितनी भी स्मॉलर पार्टीज अलाइड पार्टीज हैं उसकी, अगर वो बिलोंग करते हैं तभी वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं। सो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि चाइना में और भी पार्टीज हैं, बट ऑफ कोर्स अगर हम देखें कम्युनिज्म, एक ही पॉलिटिकल पार्टी आती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता है, जो ऑपोजिशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कम्युनिस्ट कंट्रीज में, स्पेसिफिकली अगर मैं चाइना की बात करूँ। और अगर हम इंडिया की बात करें तो नेचुरली इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हम देखेंगे कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी इफेक्टिव है, बट ऑफ कोर्स ऑपोजिशन का भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। ऑपोजिशन भी देखती है कि अगर कुछ ऐसा गलत काम चल रहा है तो उसको रोके। इसीलिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट्स कभी भी अथॉरिटेटिव नहीं हो सकती हैं, वो लोगों की अगर हम देखें लोगों की बातों को दरकिनार कर सिर्फ अपनी हेजेमोनिक कंडीशंस नहीं कर सकती हैं। इज दैट क्लियर? सो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इज 1930, अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की जो कि 1930 में मिली, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years to elect its president। अगर हम बात करते हैं मेक्सिको की, तो वहाँ पे 1930 के बाद इलेक्शंस हुए हर 6 साल बाद, कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बेसिकली हम उन्हें कह सकते हैं। सो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, और अगर हम देखें तो ऐसी कंट्री कभी भी किसी डिक्टेटर के अंदर नहीं रही। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर एनी मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल बट अंटिल 2000, बट अगर हम 2000 तक की बात करें, एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। फाइन, तो पर अगर हम 2000 तक की बात करें तब भी ईयर 2000 तक सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो वहां पे विन करती थी इलेक्शंस। जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो कंटेस्ट करती थी इलेक्शंस, बट वो कभी भी विन नहीं कर पाई, बट दे नेवर मैनेज टू विन। द PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो ये जो रूलिंग पार्टी थी, कहा यह जाता था कि ये बहुत गलत तरीके
डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं टू विन इलेक्शंस. सो ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में एम्प्लॉइज थे वो पार्टी मीटिंग्स में आते थे. टीचर्स जो थी गवर्नमेंट स्कूल की, उन्हें भी फोर्स किया जाता था. पेरेंट्स को, जो टीचर्स जो थी पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि PRI पार्टी जो है उसके लिए ही वोट करो. मीडिया जो थी वो लार्जली इग्नोर किया करती थी एक्टिविटीज जो ऑपोजिशन कंडक्ट किया करता था. तो ये एक तरह से मोनोपोली थी रूलिंग पार्टी की, विच इज रॉन्ग. फाइन, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था. सो इसीलिए अगर हम बोलें तो PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन इट्स कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स. तो अगर हम कैंपेनिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा वो लगाया करते थे कि वो कैंपेन करें, वो अपने कैंडिडेट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचें. और कहीं ना कहीं वो हेजिमोनिक कंडीशंस थी कि आपको इसी पार्टी को वोट करना है. सो क्लास 10th आज के लिए इतना ही. पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका ही कंटिन्यूड पार्ट, 1 person 1 vote 1 value. ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड टिल देन प्लीज कीप liking, share and subscribe my channel.